जय श्री राम सबको। तो आज है दिवाली, जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। छोटी दिवाली है आज, छोटी दिवाली के दिन भी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है। तो जय श्री राम सबको। श्री राम जी इस दिन वापिस आए थे और अयोध्या वालों ने दीप जला के उनका स्वागत किया था। ठीक है, तो बेटा इस चीज के अकॉर्डिंगली एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा जो बुराई होती है बुराई के ऊपर में अच्छाई की ही जीत होती है। ठीक है, ये हमें रामायण से जो है मोरल मिलती है। ठीक है, जो मोरल जो अपना है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो बेटा इसके अकॉर्डिंगली अपने हैं स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर यही है एक टाइप से अगर देखा जाए तो। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ चैप्टर। ठीक है, बड़े बड़े चैप्टर और भी हैं, उनमें से एक बड़ा चैप्टर यही है। ठीक है, इसमें बेटा हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिल्कुल 0 to 0 स्टार्ट करेंगे। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपकी मिस हो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से लेकर कैपेसिटेंस तक, पोटेंशियल तक, अलग अलग सिस्टम से क्या पोटेंशियल बनता है, कैसे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैपेसिटेंस एक टाइप से अलग ही चैप्टर जैसा है, जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर डिटेल में पढ़ा जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का। ठीक है, तो बेसिकली नीट के लिए वीडियो है, नीट और जेईई मेंस वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी। एडवांस के लिए अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो उसके लिए अलग वीडियो आएगी। ठीक है, पर जेईई मेंस और नीट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए परफेक्ट वीडियो है, इससे अच्छा कोई भी आपको वीडियो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे मिल सकता है कि भाई जिसमें करवा रखा हो कई 600 घंटों का ही पढ़ा रखा है, उस चीज का कोई मतलब नहीं है। पूरा लाइन टू लाइन बता रखा है, जितनी चीज आपको चाहिए उतनी ही चीज इसमें बताई जाएगी। ऐसा नहीं है आपको खींच खींच के कितना ही सिलेबस करवा देंगे, ऐसा नहीं होता है अपने चैनल पे। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें अपना जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, और वेबकैम इसलिए ऑन नहीं कर रहा हूं ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो, कि मतलब कि मेरे पे ही ध्यान रहे या फिर ऐसे ही ध्यान रहे। तो इसलिए सिर्फ आपकी स्क्रीन रहेगी, स्क्रीन को पढ़ो, उस पे ही उसके अकॉर्डिंगली अपने नोट्स बनाओ। नोट्स के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको कंप्लीट नोट्स है वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, अपने पास में कोई भी चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी है उस एनर्जी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि बेटा जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके साथ में एक पोटेंशियल एनर्जी भी अटैच होगी, तो वही वाली एनर्जी के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, द एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज, configuration of charge is known as electrostatic potential energy। ये एनर्जी है जो कि कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है, तो इसलिए इस एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसा कि हमें पता है वही चीज लिख लेते हैं। कोई भी अपने पास में जब कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उस केस में उसके अगेंस्ट में जो भी एनर्जी स्टोर होगी उस एनर्जी को बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। इस बारे में हमें पता है, तो इसके अकॉर्डिंगली ही जो चीजें हैं उनको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से है। तो पहले वाली जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है उसी डेफिनेशन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलो तो फॉर एवरी, जो वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ा है ना वो डेफिनेशन लिख रहा हूं। फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स देयर इज
पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, इसके साथ में एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड रहती है। ठीक है, इसके अगेंस्ट में जो भी वर्क डन करेंगे वो सारा का सारा वर्क डन इस पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इफ वी डू एनी वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, it will be stored in potential energy, ये जो वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वही चीज है हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आएगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ काम की नहीं है, जो मेन सिचुएशन है ना वो अपने पास में काम की है। देखो बेटा एक सिचुएशन कंसिडर करके चलते हैं, लेट अस कंसीडर ए सिचुएशन। देखो एक ऐसी सिचुएशन मैंने मान ली है, यहां पे कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब यहाँ पे या तो इंडिविजुअल चार्ज रखे हुए हैं, या यहाँ पे कोई रिंग रखी हुई है, या स्फीयर रखा हुआ है, या डिस्क रखी हुई है, कुछ भी यहाँ पे रखा हुआ हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बेटा इस वाले केस में यहाँ पे रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं किसी चार्ज को जो कि इनिशियली इनफाइनाइट पे था, इनिशियली एट इंफिनिटी, उस चार्ज पार्टिकल को यहां तक लेके आता हूं, इसके पास तक, ठीक है, इसके पास तक मैं लेके आता हूं, तो उस केस में क्या है कि भाई इस चार्ज पार्टिकल को लेके आने में मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियल वहां था, क्यू नोट वाले चार्ज को फाइनली इस पोजीशन पे लेके आ गए हैं, तो वहां से लेकर यहां तक लेके आने में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क इज टू बी डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू हियर, इंफिनिटी से लेकर यहां तक लेके आने में कुछ ना कुछ तो भाई वर्क डन करना ही पड़ेगा। ठीक है, और बेटा एक्सटर्नल एजेंट को कितना सा वर्क डन करना पड़ेगा इंफिनिटी से लेकर यहां तक लेके आने में, वो लिखते हैं, तो वो हो जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो भाई, तो अपने पास में ये इक्वेशन आ गई है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। ठीक है, अब बेटा ये चीज हमने लिखी है, किससे लिखी है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, ये हमने सिचुएशन बना दी है भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, ये हमें पता चल गया। ठीक है, पर बेटा इस चार्ज को लेके आने में काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े इसलिए हम जो है इस चार्ज पार्टिकल की, जो चार्ज पार्टिकल है उसको बहुत स्लोली लेके आते हैं, स्लोली मतलब इतना स्लो लेके आते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम चेंज होती है, मतलब कि ऑलमोस्ट जीरो स्पीड पे लेके आए हैं, बहुत ही ज्यादा स्लो उसको लेके आए हैं इंफिनिटी से लेकर इस पोजीशन तक। तो उस केस में वर्क डन है वो इंफिनिटी से लेकर यहां तक लेके आने में क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे करके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू हियर स्लोली। उस चीज को डिफाइन किया जा रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ज्यादा बढ़िया बात है भाई। ठीक है, अब बेटा इसको जैसे जैसे ये चार्ज है इसको यहां पे इसके पास में लेके आएंगे, मान लेते हैं अभी ये यहां पे पहुंच गया था,
एक सिचुएशन पे, ठीक है। अब इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज को ही लेके आ रहे हैं, तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको लेके आने से मना करेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, रिपेल करेगा, इसमें रिपल्सन बनेगा दोनों के बीच में। तो उसके कोरस्पोंडिंग हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है जो कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही बराबर हो, ताकि इसका एक्सेलरेशन ना हो सके, बिना एक्सेलेरेट करते हुए लेके आ सके, ठीक है। क्योंकि इसको कैसे लेके आ रहे हैं, स्लोली लेके आ रहे हैं, तो दोनों के दोनों फोर्स हैं वो एक बराबर होने चाहिए। तो एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ रहा है उसके जस्ट नेगेटिव वर्क करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव दिस फ्रॉम इन्फिनिटी टू हियर, या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू मूव दिस फ्रॉम इन्फिनिटी टू हियर, ठीक है। नेगेटिव है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक टू मूव दिस फ्रॉम हियर टू इन्फिनिटी, यहां से इन्फिनिटी लेके जाने में जस्ट उसके नेगेटिव वर्क होगा, तो ये माइनस भी कंज्यूम हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, पर अपने लिए कौन सा आसान रहेगा सबसे ज्यादा, ये लास्ट वाला सबसे ज्यादा आसान रहेगा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो लिखना भी आसान है क्योंकि वहां के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला अपने लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसके बारे में अगर मैं बात करूं कि वो किसकी एनर्जी है, इस चार्ज की एनर्जी है या किस चीज की एनर्जी है तो वो जो एनर्जी है ना वो है बेटा इस पूरे सिस्टम की, इस वाले सिस्टम को और इस चार्ज को मिला के जो टोटल पूरे सिस्टम की एनर्जी है ना, उसकी एनर्जी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ऐसा नहीं है किसी फिक्स चार्ज की है ये, तो इस बारे में लिख लो, चाहे वर्क एनर्जी एंड पावर वाले टॉपिक पे ही बेस्ड है ये, उस चैप्टर पे ही बेस्ड है। दिस इज एनर्जी ऑफ होल सिस्टम नोट ऑफ ए चार्ज। जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो पूरे सिस्टम की एनर्जी है, किसी एक चार्ज की एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, डिटेल में लिख दिया भाई, कोई यहां तक में दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, करते हैं इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ पॉइंट है भाई, क्योंकि याद आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट तो इनमें से है नहीं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जो एसआई यूनिट है, क्योंकि बेटा ये तो एक एनर्जी है, तो एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल, तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या रहेगी, जूल, ठीक है। बट जूल का यूज हम नहीं करते हैं, हम किसका यूज करते हैं ज्यादातर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, क्योंकि जनरली हमें छोटी एनर्जी चाहिए होती है, चार्ज की वैल्यू जनरली बहुत स्मॉल रहती है, तो उस केस में हम यूज करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो जाता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स, ऐसे करके इसको लिखा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड डायमेंशन की बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसकी डायमेंशन क्या रहेंगी, m1l2 t-2, बेसिकली एनर्जी ही तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसके अंदर में डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करेगी। पर बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। सो इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, ठीक है, पर है स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है बेटा, अपने पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसको हम खुद से अज्यूम कर सकते हैं, कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी को कितनी भी वैल्यू मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली दूसरी जगह की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाती है। तो एक जगह का रेफरेंस हमें खुद चूज करना पड़ता है। तो इसमें हम रेफरेंस क्या अज्यूम करते हैं, ठीक है, रेफरेंस जो जर्नली है वो क्या रहेगा, जर्नली हम ऐसा मान के चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी विल बी टेकन एज जीरो। जब दो चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी पे हैं या बहुत ज्यादा दूर का सेपरेशन है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ऐसा अजूम करके चलते हैं। किसी क्वेश्चन में यही अजूम किया हुआ तो उसमें प्रॉपर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। लो तो भाई बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलो तो मेरे बच्चे इसके बाद में इससे अगला जो है वो चीज लिखते हैं। बेटा अपने पास में कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी मानी जा सकती है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट के लिए कोई भी उसकी सेंस नहीं है। अपने पास में जो सेंस है वो है पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से वर्क डन निकालना आसान हो जाएगा। तो इस चीज को भी लिख लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज सिग्निफिकेंट बट नो सेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी सेंस नहीं होता है, सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ही सेंस बनता है। ठीक है, तो अब लिखते हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग सिस्टम के लिए। लो तो पहला जो टॉपिक है वो लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज हैं, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी सी होगी। बेटा उस सिस्टम को अरेंज करने में जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को ही क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो भाई ठीक है, तो ऐसा देखेंगे कि हमें इस सिस्टम को बनाना है ओवरऑल। Q1 Q2 दोनों के बीच में सेपरेशन है वो R करना है। इस सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी हमें लगेगी उस एनर्जी को ही कैलकुलेट हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा देखो कैसे रहेगा ये। इनिशियली है Q1 Q2 दोनों के दोनों इन्फिनिटी डिस्टेंस पे थे। सबसे पहले इनिशियली Q1 एंड Q2 आर एट इंफिनिटी। दोनों जब इंफिनिटी पे थी तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो। जब भाई बहुत दूर दूर रहेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मान के चलते हैं, जीरो। सेकंड है, अब हम लेके आए हैं नाउ ब्रिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट स्लोली। पहले वाले चार्ज को मैं इंफिनिटी से लेकर ऐसा कुछ भी रास्ता चूज करता हुआ इस पॉइंट को यहां पे ले आया। ठीक है, इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट पे लेके आ गया। तो बेटा इस पे किसी और का तो अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही चार्ज है इस पूरे यूनिवर्स में। तो इसके ऊपर में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, इस पे कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें कोई वर्क डन करना। ठीक है, तो इस केस में नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड, किसी भी वर्क डन की जरूरत ही ना पड़ी। चलो बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद में देखो क्या हुआ, Q1 हमने ले आके यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, अब बेटा इसके पास में हमें दूसरा चार्ज लेके आना है Q2। नाउ ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉलर सेपरेशन।
फ्रॉम Q1। जो अपने पास में Q2 वाला चार्ज था उसको हम इन्फिनिटी से लेकर R सेपरेशन पे लेके आ गए हैं Q1 से। देखो तो मेरे बच्चे, Q1 हमने यहां पे फिक्स कर दिया है, Q2 जो है उसको हम लेके आए हैं इन्फिनिटी से, जैसा मर्जी पाथ चूज करते हुए यहां पे, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का मैंने सेपरेशन कितना बना दिया भाई, R बना दिया। चलो भाई बहुत बढ़िया है। अब बेटा इस केस में होगा क्या, इनके बीच का सेपरेशन है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, हाँ इनके बीच का सेपरेशन है वो R बना दिया। इनके बीच में होगा क्या बेटा, ये जो Q1 है इस Q2 को रिपेल कर रहा होगा, तो Q1 है वो Q2 पे इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले समझा है। तो इस केस में जो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि पहले वाले का वर्क डन जो कि 0 ही था, इसका वर्क डन, दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू हियर, मतलब इन्फिनिटी से R सेपरेशन पे लेके आने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क लगा है वो। अब बेटा इसको रीअरेंज करके हम क्या लिख देते थे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम R टू इन्फिनिटी। ठीक है भाई, ऐसे लिखा जा सकता है। चलो तो इसी चीज का यूज करके अब निकाल लेते हैं, इस वाले चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका वर्क डन है वो कितना होगा। लो तो भाई निकाल लेता हूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे तो ऐसा dr जाएगा इसका। ठीक है, और फ्रॉम R से लेकर इन्फिनिटी, ऐसे इसको मैं लिख रहा हूं। चलो यहां तक में हमें कोई दिक्कत नहीं है, R से लेकर इन्फिनिटी तक ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू dr, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इस तरफ है, पोजीशन वेक्टर Q1 Q2 से वो इस तरफ था, तो dr वेक्टर भी इसी तरफ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, cos 0। F डॉट dr को लिखा है फोर्स इंटू dr इंटू कोस थीटा। ले तो बेटा इसको मैंने लिखा, K Q1 Q2 तो कांस्टेंट है भाई, K Q1 Q2 है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के अंदर में बच गया है dr अपॉन R स्क्वायर, R से लेकर इन्फिनिटी। बहुत ज्यादा बढ़िया है, इसको अब सोल्व कर लेते हैं। K Q1 Q2 R की पावर -2 इंटू dr, R से लेकर इन्फिनिटी, तो K Q1 Q2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे R की पावर -2 का, तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो -1 और उसी से डिवाइड कर देंगे, लिमिट हो गई है R से इन्फिनिटी, K Q1 Q2 और -1 अपॉन R, R से इन्फिनिटी। पुट करते हैं बेटा लिमिट्स को, ठीक है, -K Q1 Q2 पहले पुट करेंगे अपर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी, फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट जो कि है 1 अपॉन R। 1 अपॉन इन्फिनिटी बन गया है 0, तो -K Q1 Q2 0 -R, तो -1 अपॉन R, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो इसकी हो जाती है K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये आंसर आ गया बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। लेफ्ट साइड में क्या था, इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो आंसर है वो अपने पास में भाई आ गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बढ़िया तरीके से हमने इसके आंसर को निकाल लिया है।
बट जैसा कि हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो यू फाइनल है, चलो ठीक है। इनिशियली ये कहां पे थे, कितने सेपरेशन पे थे दोनों चार्ज, इन्फिनिटी सेपरेशन पे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या पुट कर देंगे, 0। इसका मतलब है ये जो वैल्यू आई है ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की आई है या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की ही आई है। अज्यूम दैट रेफरेंस की इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तब ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब बेटा ये अपने पास में एक इंपॉर्टेंट आंसर बन गया है दो चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का। जब भी अपने पास में दो चार्ज का सिस्टम होगा तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी सी होने वाली है। ठीक है बेटा, यहां पे जो Q1 और Q2 है उन दोनों को साइन के साथ में पुट करेंगे। हियर Q1 एंड Q2 आर टू बी पुट विद साइन। इनका जैसा भी साइन है उस साइन के साथ में ही इन दोनों को पुट किया जाएगा। बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, उसके एनर्जी उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो एनर्जी है वो निकल के आएगी। ठीक है बेटा। अब बेटा अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो कंजर्वेटिव फोर्स को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वर्क एनर्जी एंड पावर में, तो वो वाला फॉर्मूला है वो लिख देता हूं। फॉर्मूला बेटा सारे के सारे बताऊंगा और साथ साथ में ये भी बताऊंगा किस चैप्टर का है। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि वो फॉर्मूला कहां से आया है, उस चैप्टर का है, बताऊंगा जरूर। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट कंजर्वेटिव फोर्स also by using potential energy। हम बेटा कंजर्वेटिव फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा के। तो कंजर्वेटिव फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस डी अपॉन डी आर। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस करली यू अपॉन करली एक्स। y डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस करली यू अपॉन करली वाई। z डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस करली यू अपॉन करली z। इंडिविजुअल डायरेक्शन में निकालना चाहें तो उनमें भी निकाल सकते हैं, टोटल कंबाइनली निकालना चाहें तो उसमें भी निकाल सकते हैं, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है भाई हमें। ठीक है बेटा, ऐसा करके कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वैल्यू है वो निकाली जा सकती है। अब ये माइनस साइन है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है बेटा, जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन along decreasing potential energy। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है उस डायरेक्शन में ही कंजर्वेटिव फोर्स रहता है। ये चीजें हैं बेटा, ये हमने लिख ली है। ठीक है, अब दो चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी है, सिंपली इसको ये याद रखना है के Q1 Q2 अपॉन आर। अब दो चार सिस्टम के लिए अगर लिख लिया तो भाई तीन चार सिस्टम के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू होती है, तो वो लिख देते हैं। फॉर ए सिस्टम ऑफ टू और मोर चार्जेस, दो चार्ज के अलावा बेटा 3 4 5 10 इतने भी चार्ज सिस्टम हो सकता है, उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू होती है। फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए
पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि उस कॉम्बिनेशन को अरेंज करने में कितनी एनर्जी लगी है, उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी विल बी सम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, या जितने भी पार्टिकल हैं उन सब की इंटरेक्शन एनर्जी का सम, या फिर सम ऑफ ऑल इंटरेक्शन एनर्जी। जितने भी इंटरेक्शन की एनर्जी है उन सब का सम, ऐसे करके भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। तो देखो भाई, ऐसे करके अपने पास में एक रेक्टेंगल है, सॉरी ट्राइंगल बना देता हूं मैं, ऐसे कुछ ट्राइंगल है भाई। इस ट्राइंगल के तीन कॉर्नर पे तीन चार्ज अरेंज करने हैं हमें, Q1, Q2 और Q3। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है A, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है B, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है C। तो इस सिस्टम को अरेंज करने में जो पोटेंशियल एनर्जी लगती है ना, वो क्या हो जाएगी, 1 और 2 के कॉम्बिनेशन की एनर्जी, ठीक है, 1 और 3 के कॉम्बिनेशन की एनर्जी, 2 और 3 के कॉम्बिनेशन की एनर्जी। इन सब के जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उन सब की एनर्जी को सम कर देंगे। ऐसे करके यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाएगा। ओके मेरे बच्चे, चलो तो भाई कर लेते हैं। 1 और 2 के बीच की एनर्जी वो हो जाती है K Q1 Q2, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है C। 1 और 3 के बीच की एनर्जी K Q1 Q3, और इनके बीच का डिस्टेंस है B। K Q2 Q3, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है A। ऐसे करके अपने पास में एनर्जी आ जाती है इस सिस्टम की, पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी सी होगी भाई। समझ में आया? तो ये हो जाता है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब बेटा इस पे बेस चलो और क्वेश्चन करते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज कर रही होगी, कब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। ठीक है मेरे बेटा, चलो तो भाई करते हैं। डिक्रीज एंड इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, कब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, उस बारे में पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, अब बेटा अपने पास में इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी सिस्टम है, ठीक है, वो खुद से जिस तरफ जाना चाहेगा, ठीक है, खुद से हमेशा कोई भी सिस्टम होता है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जाना चाहेगा। तो अगर बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है, बस इतना सा हो जाता है इसका कंसेप्ट। ठीक है, लिख लेते हैं पहले तो इसको, व्हेन सिस्टम इज गोइंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी या स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जब भी कोई सिस्टम जाएगा, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड। पोटेंशियल एनर्जी उस केस में डिक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और बेटा अगर अनस्टेबल की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबल की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी।
बस इतना सा ही कंसेप्ट है, इससे ही अपनी सारी पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी और ज्यादा कंफ्यूजन के बारे में मत सोचना, प्रॉपर चीज है, इतनी सी बता दी है, बस इससे ही सारे आंसर आ जाया करेंगे। अब बेटा इस पे बेस्ड इतने सारे केस लिख लेंगे, इतने सारे एग्जाम्पल लिख लेंगे कि कोई क्वेश्चन तुमसे गलत ही ना हो पाएगा, चाह के भी गलत नहीं कर पाओगे, जितने क्वेश्चन बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली। इस तरीके से अपने पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, इस डायरेक्शन में है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर में एक पॉजिटिव चार्ज है, जिस पॉजिटिव चार्ज को राइट डायरेक्शन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इस चीज का आंसर करते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखेंगे तो खुद ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में जाने लग जाएगा। तो भाई जो खुद से जा रहा है तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो बेटा ये अपने पास में चार्ज है, स्टेबल होना चाहता है तो इसलिए खुद से जा रहा है। तो जो भी खुद से जाएगा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और उस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जानी है, डिक्रीज। बिल्कुल सिंपल सा आंसर। अगला केस है वो लिखते हैं, देखो भाई ये है अपने पास में केस नंबर 2। ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर में एक नेगेटिव चार्ज है जो कि इस डायरेक्शन में जाने लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो मेरे बच्चों क्या होगा इसमें, अगर नेगेटिव चार्ज है वो खुद से किस तरफ जा सकता है, अगर नेगेटिव चार्ज खुद से जाना चाहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, इसका मतलब है इसको हम किसी तरीके से लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है हम इस पे एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, ना तो खुद से तो जाएगा ही नहीं, और एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी के अगेंस्ट जा रहा है। स्टेबिलिटी तो खुद से जिस तरफ जाता तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी घटती, अपोजिट में जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। बहुत ही ज्यादा बढ़िया आंसर। नेक्स्ट लिखने वाला हूं बेटा केस नंबर 3। एक पॉजिटिव चार्ज है, फिक्स है, एक नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से मूव कर रहा है। नेक्स्ट है भाई केस नंबर 4। एक पॉजिटिव चार्ज है, फिक्स्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेक्स्ट है केस नंबर 5। पॉजिटिव चार्ज है, फिक्स्ड है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेगेटिव चार्ज है, फिक्स्ड है, नेगेटिव चार्ज इसकी ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये जो 4 केस मैंने बनाए हैं इन सब केसेस में हमें बताना है पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अलग अलग आंसर होगा, ऐसा नहीं कि सबका एक ही बनेगा भाई, ऐसा मत सोच के चलना। इन सब केस में क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो देखो भाई सबसे पहले वाला केस है ये लेके चल रहे हैं, एक अपने पास में पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, एक नेगेटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है। अगर बेटा नेगेटिव चार्ज को खुद से रख देते तो खुद से इस पॉजिटिव के पास में चला जाता, बट ये तो इस पॉजिटिव से दूर जा रहा है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज दूर जा रहा है मतलब एक्सटर्नल वर्क की वजह से ऐसा हो पाया, खुद से नहीं जा रहा है, जो खुद से नहीं जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। एक पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज इससे दूर जा रहा है,
खुद से ही चला जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन है, और खुद से अगर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। जो भी मोशन खुद से हो रहा होता है उसमें एनर्जी कम होती है। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी मेरे बच्चे। इससे अगला है, एक पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ जा रहा है। एक पॉजिटिव की तरफ में दूसरा पॉजिटिव जाएगा ही नहीं, एक्सटर्नल वर्क से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, लास्ट में देखो, एक नेगेटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों को एक दूसरे की मतलब एक को फिक्स करके दूसरे को उसकी तरफ भेज रहे हैं। तो ये इसकी तरफ में खुद से नहीं जाएगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क अगर करना पड़ा है मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछता हूं, पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नहीं दूंगा, खुद से ही आंसर निकालना। इफ एन इलेक्ट्रॉन is brought towards another electron, the electric potential energy of system। तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो सिस्टम की, एक सेकंड रुकना जरा, स्क्रीन रुक गई थी बेटा, अब देख लो चला। ये है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज बोट टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब इसके लिए ऑप्शन है अपने पास में, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, ये सब है। तो देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास खुद से तो नहीं आएंगे, तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और अगर एक्सटर्नल वर्क ही करना पड़ा है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये बन जाता है इसका आंसर। तो इस सिनेरियो में जो पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम की वो इंक्रीज हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ ले जाएंगे तो। ले तो भाई बहुत बढ़िया आंसर है, इतना सा इजी क्वेश्चन था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, इन ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ना, इलेक्ट्रॉन को लेके गए हैं प्रोटॉन के पास में, वो सारे कर लोगे तुम। अलग टाइप का क्वेश्चन है वो करते हैं। ये है बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 charges are placed along x axis at x is equal to -a, x is equal to 0 and x is equal to a। ये इन तीन चार्ज हैं, इन तीन पोजीशंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। ये जो सिस्टम बन गया है इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें कैलकुलेट करनी है कि भाई इस सिस्टम की कितनी सी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बेटा देखो क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, इजी ही है। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2, 1, 2 और 3, तीनों के कॉम्बिनेशन की एनर्जी लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 के कॉम्बिनेशन की, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U12, U23 और U13। 1 और 2 के कॉम्बिनेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी K Q माइनस Q, Q माइनस Q, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है A। ठीक है, अगला है 2 और 3 के कॉम्बिनेशन की एनर्जी K माइनस Q Q अपॉन में इन दोनों के सेपरेशन की एनर्जी जो कि है ये, प्लस के 1 और 3 के बीच की एनर्जी जो आ जाएगा Q Q अपॉन इन दोनों के बीच का गैप 2a। इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए प्लस
इसका भी आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वेयर अपॉन 2a। ठीक है, इन सबको ऐड करना है तो के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए को कॉमन ले लिया, -1 प्लस 1/2। तो -2 है और प्लस 1/2 है तो -3/2 बच जाएगा, तो -3/2 के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए, ये आएगी इस कंप्लीट सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू। ये हो गई है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखो कितना ज्यादा सिंपल सा आंसर था। और क्वेश्चन करते हैं बेटा इस पे बेस्ड। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पॉइंट चार्जेस Q, Q और -2Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस हैं जो कि किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। ऐसे है बेटे इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसके हैं अपने पास में 3 कॉर्नर Q, Q और -2Q। ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। ठीक है भाई, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूविंग द ऑल चार्ज फार अपार्ट विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब तीनों को इन्फिनिटी पे भेज देना है, तो उस केस में कितना सा वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा बिना किसी एक्सेलरेशन के लिए। फाइनली बेटा इन्फिनिटी पे पहुंच गए हैं, तो इन्फिनिटी पे पहुंचते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो चुकी है, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, इनिशियल की सिचुएशन ये है, फाइनल दोनों सब के सब इन्फिनिटी पे जा चुके हैं। इनिशियल की एनर्जी लिखते हैं इसके बीच में, इसके बीच में के क्यू क्यू अपॉन एल। ठीक है, अगली एनर्जी लिखते हैं के क्यू -2Q बाई एल, इसके बीच की और इसके बीच की, तीसरे इनके दोनों के बीच की, के क्यू -2Q बाई एल। सबको सम करेंगे तो अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वेयर बाई एल को कॉमन ले लिया, पहला बचा 1, उसके बाद बचा -2, उसके बाद बचा -2, 1 -4 -3 के क्यू स्क्वेयर बाई एल। ये बच गई है अपने पास में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बन चुकी है 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, 0 -3 के क्यू स्क्वेयर बाई एल। तो आंसर आ जाएगा 3 के क्यू स्क्वेयर बाई एल। इतना सा इसका आंसर था। बता भाई क्या दिक्कत थी, नहीं थी कोई भी दिक्कत। चलो तो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, A charge particle of charge Q is held fixed and another charge particle of mass m and charge Q is released from distance r. The impulse of force exerted by external agent on the fixed charge by this time between Q and capital Q and small q become 2r each। ठीक है, चलो तो भाई बहुत बढ़िया है। ले तो भाई बेटे कर देते हैं इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो पहले क्या है बेटा, जो कैपिटल क्यू है वो है फिक्स्ड। ठीक है, इससे आर सेपरेशन पे एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। ठीक है, रिलीज किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है 0। इसमें जो u है उसकी वैल्यू है 0, रिलीज किया है। अब देखो इसके बाद में फाइनल सिचुएशन ये हो चुकी है, क्यू तो भाई फिक्स ही रहा। ठीक है, अब ये वाला है, ये रिपल्सन की वजह से इनका सेपरेशन है वो 2r हो चुका है। तो अब ये वाला चार्ज है कुछ v वेलोसिटी से जा रहा होगा भाई। ठीक है, इसका चार्ज है q, मास है m और v वेलोसिटी से जा रहा होगा। तो अब देखो इस केस में इंपल्स निकालना है, उसने जो फोर्स लगाया उसका इंपल्स निकालना है। इंपल्स का मतलब क्या हो जाता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का चेंज निकाल लेंगे तो पहले क्या पता होना चाहिए उसके लिए, वेलोसिटी। तो सबसे पहला काम तो अपना यही है कि ये वेलोसिटी निकाली जाए। अब बेटा इस केस में जो भी फोर्स लग रहे हैं वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो इसमें लगा सकते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल सिचुएशन है ये, फाइनल सिचुएशन है ये, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे तो काइनेटिक एनर्जी थी भाई उनकी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 2r प्लस इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है लेफ्ट की 0 है, राइट वाले की काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। इसका मास m है, v वेलोसिटी है, ले तो बेटा बस ये बन गया क्वेश्चन। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r, उस टर्म को भी इधर ले आते हैं, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 2r, ये बन गया है हाफ mv²। तो भाई के क्यू क्यू अपॉन आर में से उसका हाफ पोर्शन घटा दिया तो क्या बचा है, के क्यू क्यू अपॉन 2r इज इक्वल टू हाफ mv²। 2 से 2 कैंसिल आउट, v² इसकी वैल्यू बन गई है के क्यू क्यू अपॉन mr। वेलोसिटी है उसकी वैल्यू बन जाती है अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू अपॉन mr। निकालना क्या है मेरे बच्चे, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास के क्यू क्यू अपॉन mr, m को भी अंदर ले जाएंगे तो बच जाएगा अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू अपॉन r। बस ये हो जाता है इसका फाइनल आंसर। बताओ क्या ही दिक्कत थी, दिक्कत जैसी कोई बात ही ना है, साधारण सा आंसर था, आसानी से निकाल लिया। अगला जो क्वेश्चन है उसको करते हैं जल्दी से। अगला जो क्वेश्चन है वो बेटा ये है, अ चार्ज Q इज हेल्ड एट रेस्ट एट ए पोजिशन एट ए पॉइंट। चलो एक चार्ज Q है जो कि रेस्ट पे है। अनदर आइडेंटिकल चार्ज ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। एक और चार्ज है बेटा जिस चार्ज को हमने इन्फिनिटी से, ठीक है, m मास का है, इन्फिनिटी से v वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर दिया है विद वेलोसिटी v इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल आता हुआ चला जाएगा। ले तो भाई यहां पे क्यों रखा हुआ है, इसके पास आएगा, ठीक है। आते 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 इसके पास आ जाएगा और भाई फाइनली अपने पास में, इसके सबसे पास में पहुंच जाएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। देखो बेटा ये इसको रिपेल कर रहा होगा तो धीरे धीरे आता आता इसमें वो रिटार्डेशन होता हुआ चला जाएगा। तो ऐसा मान लेते हैं इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन है, वो बन गया है r0। वो जब होगा जब ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी। तो ऊपर वाली सिचुएशन है इनिशियल सिचुएशन, नीचे वाली सिचुएशन बन गई है फाइनल सिचुएशन, ठीक है। चलो तो भाई ये बन गया अपने पास में सिनेरियो। इसमें जो r0 है उसकी वैल्यू ही बतानी है। कर लेते हैं बेटा सोल्व। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दोनों इन्फिनिटी सेपरेशन पे थे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, लेफ्ट वाले की काइनेटिक एनर्जी भी 0, ठीक है, फिक्स था, काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है। राइट वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ मास m है v²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू, बीच का सेपरेशन है r0, दोनों ही रेस्ट पे आ चुके हैं। तो इसका आंसर हो गया है हाफ mv² इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर अपॉन r0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो r0 है वही निकालना है। r0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k² अपॉन mv²। ये आ जाता है इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन। बताओ क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में।
कितना आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन था। चलो तो भाई इस पे वेस्ट अगला क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। A charge particle q is shot towards another charge particle q which is at fixed with speed v. It approaches capital Q with closest distance r then return. If q is given to speed 2v then closest distance of approach would be. बेटा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला तो निकाल ही लिया है ना। अगर ये गिवन नहीं होता इससे पहले वाले क्वेश्चन का तो हमें प्रॉपर अप्रोच से करना पड़ता, बट इधर पे हमने निकाल ही लिया है। तो जो r है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर आ गया है। अगर वेलोसिटी डबल कर दी है तो जो रेडियस है जो मिनिमम सेपरेशन है वो अपने पास में अपॉन 2 टाइम्स हो जाएगा, तो अपॉन 4 हो जाएगा। तो नया जो सेपरेशन है वो बन जाएगा r अपॉन 4। तो ये हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई चलो बहुत बढ़िया है। इसके बाद में देखो बेटा एक आ जाता है, नोट करके एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। ठीक है, कोई भी सॉलिड सिस्टम है उसके पास में खुद की कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो उस एनर्जी को बोला जाता है बेटा सेल्फ एनर्जी। ठीक है, तो उसके बारे में लिखते हैं नोट करके। इनके जो रिजल्ट है बेटा डायरेक्टली याद रखने हैं। सेल्फ एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, पहला तो मैं बता देता हूं होलो स्फीयर का। अगर बेटा कोई होलो स्फीयर है उसकी सरफेस पे हमें चार्ज अरेंज करना है, तो उसकी सरफेस पे चार्ज अरेंज करने के लिए जो वर्क डन लगेगा उसको ही बोला जाएगा उस होलो स्फीयर की एनर्जी। ठीक है, या उसको अरेंज करने में जो एनर्जी लगेगी वही होती है होलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी। The amount of energy required to arrange charge on surface of sphere। किसी स्फीयर की सरफेस पे चार्ज अरेंज करने में जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, होलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी। ठीक है बेटा, देखो होलो स्फीयर है उसकी सरफेस पे चार्ज अरेंज करना है, तो सबसे पहला एक छोटा सा चार्ज लेके आएंगे तो उसको लेके आने में कोई एनर्जी नहीं लगेगी, पर बाकी जैसे दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो एनर्जी लगेगी, तीसरा लेके आएंगे तो इनके इंटरेक्शन की एनर्जी लिखनी पड़ेगी, चौथा लेके आएंगे सबके इंटरेक्शन की एनर्जी लिखनी पड़ेगी। ऐसे 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 नेक्स्ट टर्म ऐड होती चली जाएंगी और इस तरीके से होलो स्फीयर की जो सेल्फ एनर्जी है वो निकाली जाती है। इसकी जो सेल्फ एनर्जी है उसका फॉर्मूला निकल के आता है kq² अपॉन 2r। अगर हमने इस पे q चार्ज अरेंज किया हो और इसकी रेडियस r हो तो। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, कोई सॉलिड स्फीयर है उसके ऊपर में चार्ज अरेंज करने में कितना सा हमें वर्क डन करना पड़ेगा, उसी एनर्जी को बोला जाएगा सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to arrange charge on a solid sphere uniformly। यूनिफॉर्म अगर हमने उस पर चार्ज अरेंज करना है तो उसमें कितनी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको बोलेंगे सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी। ये कोई सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है r, इसके बल्क पे हमें चार्ज अरेंज करना है। ठीक है, इस चार्ज को अरेंज करने में जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को बोला जाएगा इसकी एनर्जी। इसकी सेल्फ एनर्जी की वैल्यू निकल के आती है 3/5 kq² अपॉन r। ये हो जाता है बेटा सॉलिड स्फीयर की एनर्जी का आंसर। ये इतनी सी एनर्जी है,
सोलर स्फीयर में अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। और जो अपने पास में होलो स्फीयर है उसकी एनर्जी सिर्फ आउटर रीजन में ही एग्जिस्ट करती है, तो ये भी याद रख सकते हो।